अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन। मैं हूं अरीज फातिमा। आज रेड जोन में बात होगी पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों के नजरियात की। माजी की सियासत और असरे हाजिर की सियासी तर्ज अमल में क्या फ़र्क है, और फिर साथ ही साथ ये भी बात होगी कि इनमें क्या चेंजिंग और क्या डिफरेंसेस देखे जा रहे हैं। और फिर आखिर में प्रोग्राम के हम बात करेंगे तरक्याती फंड्स के हवाले से, और निगरान हुकूमत इस वक्त शदीद तनकीद का निशाना क्यों बनी हुई है, और इन तरक्याती फंड्स के इजरा से आने वाले इंतखाबात पर क्या फर्क पड़ेगा। जो एनालिस्ट हमारे साथ हस्बे मामूल पैनल पर मौजूद रहेंगे। सबसे पहले ख्वाजा मतीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में खुश आमदीद। और आपके साथ प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे सनाउल्लाह खान साहब। सनाउल्लाह खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया और प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े अदवार देखे। ये जमात पहले भुट्टो साहब के हाथों में रही, फिर बीबी के हाथों में आई, और आज आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी का सियासी तर्ज अमल आप क्या कहेंगे, कैसा जा रहा है? कोई फ़र्क आपको नज़र आता है? इरज, बात यह है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि जमात आज भी भुट्टो के हाथ में है। अगर ये मैं तो समझता हूँ आज भी जो जमात है, पॉलिसी तब्दील हो सकती है लेकिन नज़रिया तब्दील हो सकता है। लेकिन जिस नज़रिए की बुनियाद पर 1967 में ये कायम की गई थी, रोटी कपड़ा और मकान, या सोशलिज़म की बुनियाद पर कायम की गई थी, और उस वक्त लेफ़्ट के बड़े बड़े लीडर पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, और 70 के इलेक्शन हो या 77 के इलेक्शन हो, तो उनसे ये बात साबित हुई कि पाकिस्तान की अवाम ने उस नारे को, उस नज़रिए को ना सिर्फ एक्सेप्ट किया बल्कि उनके साथ खड़े हुए। अब मुख्तलिफ अदवार आते रहे। उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक आए, उन्होंने पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने के लिए जो किया, अब ये तारीख़ का एक हिस्सा है और सब लोग जानते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी को ख़त्म नहीं कर सके। लेकिन जो इसमें मुझे हैरान कुन तब्दीली नज़र आई कि जब ये जमात बनाई गई तो ये पंजाब की जमात थी। अगर आप 1970 के इलेक्शन देखें तो पंजाब की 180 मेरे ख्याल में नशिस्तें थी जी। 180 में से 120 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीती, और जबकि सिंध में 60 नशिस्तें थी सिंध असम्बली की, उसमें से 27 या 28, मतलब सादा अक्सरियत भी नहीं थी जी। तो बेसिकली ये पीपल्स पार्टी पंजाब की जमात थी, और पंजाब से ही इनका जो सोशलिस्ट का एक नारा था, रोटी कपड़ा मकान का, वहीं पर ज़्यादा मकबूल हुआ, और बड़े बड़े लीडर पीपल्स पार्टी ने पैदा किए। उस वक्त आज भी कुछ मौजूद हैं, कुछ इस दुनिया से जा चुके हैं, तो बड़े बड़े लीडर थे। तो मेरा अपना ख्याल है कि वो मुख्तलिफ अदवार जो गुजरे हैं उसमें इस पार्टी को ख़त्म करने की जो कोशिशें की गई हैं, उसमें मजबूरी तौर पर पार्टी को ख़त्म तो नहीं कर सके, लेकिन वो महदूद कर दिया गया सिंध में। उसमें कुछ रोल भी है बेनज़ीर के बाद जो पार्टी की पॉलिसियाँ थीं, या जो पुराने वर्कर्स थे जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ जो पीपल्स पार्टी में शामिल हुए थे, लड़ते रहे, उनको साइड लाइन किया गया। और भी कई वजूहत थी, सियासत का तर्ज अमल भी चेंज हुआ। तो एक पूरी एक हिस्ट्री है पीपल्स पार्टी की। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जितनी भी सियासी जमातें हैं इस मुल्क में, पीपल्स पार्टी शायद वो वाहिद जमात है जो पहले दिन जो उनका नज़रिया था ज़बानी तौर पर, तो वो उस नज़रिए पे आज भी कायम है। ठीक है ख्वाजा साहब, आप अपना पॉइंट ऐड कीजिएगा कि वाक़तन, क्योंकि सनाउल्लाह साहब तो इस बात से एग्री कर रहे हैं, आप भी एग्री करते हैं कि क्या सोशलिज्म के उस नारे पर आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कायम व दायम है? नहीं, बिल्कुल नहीं एग्री करता। पीपल्स पार्टी की बिल्कुल ये बात दुरुस्त कही सनाउल्लाह साहब ने कि सोशलिज्म का जो नज़रिया था उस पर रखी गई जी। आपको याद होगा, जो तारीख पढ़ने वाले जानते हैं कि 68 में और 69 में जो अवामी एक इनकलाबी तहरीक उठी थी, उसमें जो एक आबार था, इनकलाब, बिल्कुल सोशलिज्म का इनकलाब भी उसे हम कह सकते हैं जी। उसमें पीपल्स पार्टी को तक़वियत बख्शी, और जो तमाम वो उस तहरीक के जो सरकर्दा लोग थे उन्हें पीपल्स पार्टी ज्वाइन की। भट्टो दौर में हम बिल्कुल ज़रूर कह सकते हैं कि वो सोशलिज्म के नज़रिए पर कायम दायम रहे। लैंड रिफॉर्म की उन्होंने, एजुकेशन रिफॉर्म की, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स भी उन्होंने की, इसके साथ साथ लेबर रिफॉर्म जो उस वक्त बड़ा एक इशू बना हुआ था वो भी की। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब हमने देखा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत आई, तो सबसे पहले जो इस मुल्क में जो प्राइवेटाइजेशन हुई है वो मोहतरमा के दौर में हुई, चाहे उन्हें गुमराह किया गया, चाहे कुछ भी किया गया, ये सोशलिज्म से हट गई। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी जब भुट्टो साहब ने बनाई थी, उसका जो नज़रिया बिल्कुल सोशलिज्म था, उस पर वो कायम दायम भी रहे। लेकिन पीपल्स पार्टी ने काम भी बहुत किए हैं। आप देखें कि ये जो आईने बेआईने सरजमीन थी, जिसका कोई आइन ही नहीं था कि हमने चलना कैसे, वो मुत्तफिका आइन जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला था, हमारे मुल्क को बने हुए 15-20 साल हो चुके थे, हम आइन के बगैर ही चल रहे थे। वो आइन दिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, जो आज तक 2 माशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर भी आए, लेकिन वो उस आइन को
कुछ नहीं कह सके, उसको तोड़ नहीं सके। आज भी मुतफिका आइन मौजूद है। जो हमारी इस वक्त फेडरेशन है, इस वक्त जो आपको नजर आती है, वो उस आइन की वजह से कायम दायम है। ठीक है ख्वाजा साहब, आपका पॉइंट आ गया। इस वक्त हमारे साथ दो हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना है कि सियासी तर्ज अमल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अब क्या है और माजी में क्या था। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं राना शराफत अली खान साहब, सीनियर सियासतदान हैं। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूंगी और आप ही के साथ मौजूद रहेंगे मोहम्मद रियाज, आप भी सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हैं। दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। रियाज साहब, सबसे पहले आपका पॉइंट मैं ये जानना चाहूंगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का माजी में क्या तर्ज अमल रहा है और अब क्या सियासी तर्ज अमल रहेगा? है वो 1970 की दहाई में जो है ना, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो अवामी तहरीकों ही का जो है असर उसमें भी था। कि उस जमाने में आज़ादी की तहरीकें जो हैं वो अफ्रीका में, एशिया के ममालिक में और वियतनाम में जो है अमेरिका के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे वो लोग। तो ये सारी चीजें जो थी एक आलमी सतह के ऊपर एक ट्रेंड बन गया था। तो पीपल्स पार्टी भी उस ट्रेंड में सामने आई और उन्होंने ये कहा कि सोशलिज्म हमारी मैशत है, जमहूरियत हमारी सियासत है और सोशलिज्म हमारी मैशत होगी। तो अवाम ताकत का सरचश्मा है। तो ये चीजें जो थी, इसकी बुनियाद के ऊपर जो है पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन भी जीत गई और एक पॉपुलर अवामी जमात बन गई। लेकिन वो अरसा जो था जाहिर है वो गुजर गया और जुल्फकार अली भुट्टो ने उस अपने मंशूर के मुताबिक कुछ अमल भी किया और लोगों को जो है वो निचली सतह के ऊपर जो है कुछ चीजें भी जो है वो हासिल हुई और जरिए इस्लाहात हुई, इस तरीके से बाकी चीजें हुई। एजुकेशन जो है उसके अंदर भी जो है उन्होंने जगह जगह स्कूल कायम किए। पासपोर्ट जो था हम एक ज़माने में जो है वो सिर्फ ऊपर के तबका जो था उसको मिलता था, आवाम को भी मिलने लगा। फिर लोग बड़ी तादाद में मुल्क से बाहर भी गए और वहाँ से रेमिटेंसेस भी आई और जहाँ मुल्की ख़जाने में पैसा जमा हुआ वहाँ थोड़ी बहुत देहातों में भी खुशहाली आई। एक तो ये था पीपल्स पार्टी का वो, और इसमें हम ये कह सकते हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो ड्राइंग रूम से सियासत को निकालकर अवाम में लाए थे। रियाज साहब ये तो तमाम जमातों का इस वक्त तरीकाकार यही है, यही तर्ज अमल है। तो पीपल्स पार्टी का क्या डिफरेंट है बाकी जमातों से? इस वक्त आप क्या देख रहे हैं? पार्टी जो थी वो अवाम की जमात थी। पीपल्स पार्टी के साथ लोग थे। पीपल्स पार्टी के लिए लोगों ने जाने दी। पीपल्स पार्टी के अखबार जब मुसावात निकला तो लोगों के चंदे से निकला। और अब हालत ये है कि आज ना मसावात अखबार है ना बाकी और कोई, उसका कोई आर्गन ही नहीं है इस वक्त। तो ये है। बाकी पार्टियां जो थी जाहिर है वो तो शुरू ही से जो है वो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स थी। वो नवाबों की जागीरदारों की पार्टियां थी, उनसे तो अवाम को कोई तवक्को ही नहीं थी। पीपल्स पार्टी से लोगों को बहुत बड़ी तवक्को थी और इसी वजह से भुट्टो साहब जो है वो कामयाब हुए थे। ठीक है रियाज साहब आप हमारे साथ ही रहे, राना साहब भी हमारे साथ हैं। राना साहब आप क्या समझते हैं? जो रियाज साहब ने भी बात की, पीपल्स पार्टी वो पीपल्स पार्टी नहीं रही जो उस क़याम के वक्त थी या जब तक जुल्फ़कार अली भुट्टो थे, और वो समझते हैं कि अब ड्राइंग रूम की पार्टी बन चुकी है और ड्राइंग रूम में जो फैसले होते हैं उन्हीं पर अमल दरामद होता है और आवाम कहीं पीछे रह गए हैं। जो जमहूर थी जिसको कहा जाता था कि अवाम ताकत है, उनकी ताकत से फैसले होंगे। जी राना साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपके इस मौके फोरम पे मुझे गुफ्तगू करने का मौका मिला। रियाज साहब ने और इनसे पहले शायद मतीन साहब ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की है, लेकिन इस गुफ्तगू को हमें समझना पड़ेगा। ये एक रिटोरिक है, ये एक नैरेटिव है, ये एक बयानिया है। ये इनकी कोई रिसर्च बेस्ड गुफ्तगू नहीं है। 1977 में शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को कत्ल करने के बाद रियासत ने एक नैरेटिव डेवलप किया, उस नैरेटिव को आगे चलाया गया। मतीन साहब ने बात की कि पीपल्स पार्टी तो इनके एक इनकलाबी पार्टी थी और ये पूरी दुनिया में सोशलिज्म की लहर पर सवार होकर आई थी। तो क्या वली खान की पार्टी उस वक्त सोशलिज्म की लहर से अलग थी? क्या वो उस वक्त इस्लाम फैलाना चाह रहे थे? इसी तरह उस वक्त कई और दीगर पार्टियां थीं जो सोशलिज्म के घोड़े पर सवार थी मगर नाकाम हुई। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो उससे पहले भी और उसके बाद भी जमहूरियत का सबक पढ़ाते थे। जब शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के पास इक्तदार आया और 2/3 अक्सरियत आई तो उन्होंने खुद मुखालफीन को बिठाकर मुतफिका तरीन आईनी दस्तावेज बनाई। आज दोस्त कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी या बेनजीर भुट्टो जो हैं वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की सबक से या उनके तरीकाकार से हट गए हैं। तो क्या 18वीं तरमीम मुतफिका तरीन नहीं हुई?
क्या 19वीं तरमीम में नवाज शरीफ की तरफ से इख्तलाफ आने के बाद पीपल्स पार्टी ने सरेंडर करके तारीख की गलीज तरीन तरमीम को मंजूर नहीं करवाया? पीपल्स पार्टी का यही बड़ापन है कि ये अवाम की अक्सरियत के साथ चलती है। वक्ती तौर पर अवामी ट्रेंड मीडिया की वजह से और करिकुलम की वजह से जो दो चीजें हमें यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं वो हमारे दिमागों में चिपक जाती हैं और एक अरसा दराज तक साथ चलती हैं। थोड़ा सा मैं भी ऐड कर दूं सवाल अपना, राणा साहब, जो आपने रियासती जबर की बात की है, रियासती पॉलिसी रही पीपल्स पार्टी को दबाने की, बिल्कुल आप दुरुस्त निशानदेही कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि पीपल्स पार्टी ने अपने तय क्या किया? क्या उन्होंने तंजीम साजी की? कोई अपना नज़म जो था उसको बनज़म किया उन्होंने? जी फरमाइए आप। मैं अर्ज करता हूं सर, सिर्फ लाहौर शहर में 1988 से लेकर आज तक 2000 इलेक्टेबल्स मर्डर हुए हैं जिनके मुकदमा तक नहीं चल सके। इसी तरह पूरे पंजाब में मेरा आपको बताया गया होगा कि मैं साबिक जज हूं, तो मैं सियासत क्यों छोड़ गया? मैं 2001 में सियासत छोड़ के नौकरी कर ली मैंने। मेरी तरह के 1000 आदमी पंजाब के अंदर मौजूद हैं जो अपने अपने हलकों को जीत सकते हैं और वो पीपल्स पार्टी के साथ एसोसिएटेड हैं और वो पीपल्स पार्टी की क़यादत पर ईमान रखते हैं। लेकिन रियासती जबर ने पीपल्स पार्टी को पंजाब और पख्तूनख्वा में बिलखसूस कत्ल किया, उनकी जानों को, उनके अमलाक को नुकसान पहुंचाया, उनके खिलाफ मुकदमा बनाए गए। अब अगली बात मैं करता हूं कि 2008 के इलेक्शन में जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मर्डर होती हैं, उस वक्त तक पीपल्स पार्टी का जवान, जियाला, कारकुन, हर आदमी पीपल्स पार्टी के साथ मौजूद था और उस वक्त पीपल्स पार्टी अगर चाहती तो पंजाब में अपनी हुकूमत बना सकती थी। उस वक्त पंजाब में पीपल्स पार्टी के पास अक्सरियत मौजूद थी। लेकिन आसिफ अली जरदारी ने शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की तरह विजन का मुजाहिरा किया और 18वीं तरमीम का वोट लेने के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पार्टनर बनाया और पंजाब उनके हवाला किया और उसके नताइज हासिल किए। 18वीं तरमीम अगर हम पंजाब की हुकूमत लेते तो हम 18वीं तरमीम को कभी मंजूर नहीं करवा सकते थे। इसी तरह अगर पीपल्स पार्टी दूसरी सियासी जमातों के लिए स्पेस देती है, मुस्लिम लीग नवाज आज वो नहीं है जो 1986 में जियाउल हक ने बनाई थी या गुलाम इसहाक खान ने बनाई थी। ये पीपल्स पार्टी 2008 के इलेक्शन के बाद सदर आसिफ अली जरदारी ने रिकंस्ट्रक्ट की है और एक मौका पर रिकंस्ट्रक्ट नहीं की। यही मुस्लिम लीग नवाज 2014 में तोड़ी जा रही थी। सबसे पहले इमरान खान और ताहिरुल कादरी उस वक्त बेअसर लोग थे। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के पास लोग गए थे कि आप धरने में शिरकत करें तो आपको इक्तदार दिया जाता है। तो पीपल्स पार्टी ने 2013 के जाली तरीन गुंडागर्दी पर मबनी कत्लो गारत पर मबनी इलेक्शन के बाद बनने वाली हुकूमत के मुंतखब हुकूमत के हक में सरेंडर किया और जाती उमरा बिन बुलाए पहुंच गए और मुस्लिम लीग नवाज को दोबारा अपने पांव पर खड़ा करने के लायक बनाया। इसी तरह आज मियां शहबाज शरीफ खुद बताते हैं कि 2018 के इलेक्शन में वो और बाजवा तो मिलकर अपनी नई हुकूमत के वज़रा की लिस्ट फाइनल कर रहे थे। तो आप क्यों समझते हैं, आप मीडिया की एक ही तरह की स्टोरीज को बार बार पढ़कर ईमान क्यों बनाते हैं? आप तज्जिया कीजिए कि क्या उस वक्त आसिफ अली जरदारी को कोई ऐसी पेशकश नहीं की गई थी। आपको बुलाया राणा साहब इसीलिए है, आपको गुफ्तगू के लिए मदऊ इसीलिए किया है। मैंने ये सवाल पूछा था आपसे कि रियासती जबर मौजूद है पंजाब में, कोई रियासती जबर सिंध में मौजूद है, लेकिन 15 साल से वहाँ हुक्मरान पार्टी है पीपल्स पार्टी। मेरा सवाल यह है कि पीपल्स पार्टी ने अपने तय दुरुस्त तंजीम साजी की पंजाब में? बिल्कुल नहीं की। मैं यही बात कर रहा हूं कि पीपल्स पार्टी ने इस वजह से अपने आप को महदूद किया। आज के इलेक्शन में भी पंजाब को छीनने की या पंजाब को फतह करने की कोई कोशिश पीपल्स पार्टी की तंजीम नहीं कर रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि रियासती इदारे अपने इख्तियारात के छीने जाने से पाकिस्तान की आला तरीन अदालती निजाम अपने बिला जवाज गैर आईनी, गैर पार्लिमानी और अपने करप्शन पर मबनी इख्तियारात से महरूम नहीं होना चाहते। इसी तरह दूसरे रियासती इदारे जिनका भी आप नाम लेंगे, जब भी पीपल्स पार्टी 2/3 अक्सरियत हासिल करती दिखाई देगी वो इन्हें कत्ल करेंगे। ठीक है तो राणा साहब, अभी हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, आप दोनों हमारे साथ रहिएगा। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे माजी की सियासत और फिर आज की सियासत जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, इन दोनों अदवार को थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश करेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रोग्राम रेड जोन। वेलकम बैक। प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। रेड जोन में बात हो रही है पाकिस्तान की सियासी जमातों की, दरअसल सियासत की, कि माजी की सियासत और असर हाजिर की
सियासत में क्या फ़र्क है। और आज चूंकि हमारा महबूब मरकज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इसमें जो हमारे साथ हमारे एनालिस्ट तो मौजूद हैं ही, लेकिन हमारे गेस्ट भी हमारे साथ साथ मौजूद हैं। रियाज साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। अभी राना साहब ने कहा कि जबरन लाया गया है ड्राइंग रूम की सियासत जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आई है, ड्राइंग रूम में इसको जबरन लाया गया है। क्या आप ऐड करना चाहेंगे इसमें अपना पॉइंट? देखें, उन्होंने ये कहा कि जी पीपल्स पार्टी के पंजाब में कारकुनों को मारा गया। पीपल्स पार्टी के कारकुनों को सिंध में भी बहुत बड़े पैमाने पर मारा गया। इवन केपी के अंदर भी इनके बड़े लोग मारे गए थे और इनकी जो कुर्बानियां हैं उनसे कोई इनकार वाली बात नहीं है। इतना अरसा आसफ जरदारी साहब जो है वो जेल में रहे, सब कुछ था। लेकिन बुनियादी बात जो है वो ये है कि किसी भी पार्टी की कामयाबी के लिए उसकी पॉलिटिकल लाइन जो है वो तय करती है। अगर उसकी पॉलिटिकल लाइन करेक्ट है तो वो पार्टी आगे बढ़ेगी, और अगर वो उसकी पॉलिटिकल लाइन करेक्ट नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ेगी। सर, फिर आपके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पॉलिटिकल लाइन है वो करेक्ट नहीं है? देखें, नहीं, मेरा कहने का ये तो हम देखते हैं ना, वो किसी और नुक्ता नजर से देखते हैं। मतलब ये है कि खुद उन्होंने ये राना साहब ने तस्लीम किया है कि पार्टी महदूद होगी। जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ खत्म हो जाएगी तो फिर आप सियासी मंजर से हट जाएंगे। इसी तरीके से बड़े शहरों के अंदर, बहुत से इलाकों के अंदर जहां पहले पीपल्स पार्टी के मुकाबले में कोई नहीं होता था, जैसे अभी एक साहब ने बात भी की कि पीपल्स पार्टी जो थी उसका भुट्टो साहब का बेस तो पंजाब था। बड़े पैमाने के ऊपर पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब से जीती थी। तो वो जो है इसी तरीके से वो इसलिए जीत गई थी कि उस जमाने में उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी और लोग तनकीद करने वाले भी थे। लोग वहाँ बात भुट्टो साहब के सामने जो है लोग अपना इख्तलाफ राय भी रखते थे। राणा साहब को मैं ऐड करना चाहूंगा बीच में। रियाज साहब से एक सवाल और करना है। रियाज साहब ये बताएं, बिलावल भुट्टो ने कल एक बयान दिया है कि नवाज शरीफ ने जो वोट को इज्जत दो का नारा छोड़ा है, बयानिया छोड़ा है, इसके बाद उनके साथ चलना हमारा मुमकिन नहीं, मुश्किल ज़रूर है। बिलावल भुट्टो उस नज़रिए पे चलेंगे जो उनके नाना का नज़रिया था, और जो वो बात भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के साथ वो नहीं चल सकते, उन्होंने वोट को इज्जत दो का नारा जो है, बयानिया जो है वो छोड़ दिया है। हालात जो हैं, आगे की जो स्कीम ऑफ थिंग्स है उसमें ये लगता है कि मुस्लिम लीग जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ नहीं चलेगी, तो पीपल्स पार्टी भी उसके साथ नहीं चलेगी। क्योंकि जिस किस्म की सियासत पाकिस्तान में हो रही है उसमें ये है कि पार्टियां बहैसियत पार्टी के वो काउंट नहीं कर रही जितना कि वो कंप्रोमाइजेस कर रही हैं। ठीक है, तो इसलिए ये है ये कहना कि जनाब वो करेंगे, मे भी वो अपने नारे नए नारे लेकर आए, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आगे चलकर जो हालात हैं उसके अंदर जो है वो नवाज शरीफ जिस तरीके से आए हैं या जिस तरीके से उनको लाया गया है कि वो किसी और को शरीके इक़्तिदार करें। राना साहब काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। राना साहब आप कहिएगा और फिर हम इस वक्त जो इलेक्शंस है उस पर भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू जरूर लेना चाहेंगे। जी, अभी मेरे दो सीनियर भाइयों ने ये बात की है कि पीपल्स पार्टी का पंजाब में कारकुन खत्म हो गया है, पॉपुलैरिटी खत्म हो गई है जी। ये दोनों भाई मुझे बता दें कि अगर पीपल्स पार्टी खत्म हो गई है तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अपना पहला पार्लिमानी इजलास गवर्नर हाउस लाहौर में करके क्यों दिखाना पड़ा, और पूरा मीडिया ये पीपल्स पार्टी से क्यों कर रहा है कि रियासत की सरपरस्ती। राणा साहब वो तो दुआ करने गए थे, गवर्नर से दुआ करने गए थे, राणा साहब को इजलास करने तो नहीं गए थे ना मियां साहब। चले आप बता दीजिए, नवाज शरीफ जब से पाकिस्तान आए हैं वो ये तासर देने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के रियासती इदारों के साथ उनकी सब सेटिंग हो गई है और वो अगले वजीर आजम है। अगर पीपल्स पार्टी कहीं वजूद नहीं रखती तो ये इंप्रेशन देना क्यों जरूरी है? मैं आज भी कहता हूं कि ये मीडिया में करिकुलम में आपको गलत पढ़ाया गया कि पीपल्स पार्टी का कारकुन नहीं है। पीपल्स पार्टी आज भी पंजाब की सबसे बड़ी जमात है। सिर्फ एक मुझे इजाजत ले दीजिए, आप रियासती इदारों को कहिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर शहर में 10 दिन तक पैदल घूमना फिरना चाहते हैं, वो उनकी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट कर दें। उसके बाद जो कोई चीफ जस्टिस हो, कोई आर्मी चीफ हो, कोई बड़ा आदमी हो, वो हमारे किसी काउंसलर के मुकाबले में लाहौर में अपनी मर्जी के हल्का में इलेक्शन लड़के दिखा दे। एक तो आप हमें पंजाब में आने नहीं देते। गुज़श्ता 10 साल में 12 बार बिलावल भुट्टो जरदारी जलसों के लिए मुल्तान तक पहुंचे। जिस दिन वो मुल्तान में जलसा करते हैं, अभी गुज़श्ता महीने की याददाश्त करवा रहा हूं, उसी दिन पूरे पंजाब में 5 या इससे ज्यादा खुदकुश बम धमाके शुरू हो जाते हैं। अब बिलावल भुट्टो जरदारी लोगों की जान बचाए या अपनी सियासत को करे, तो हम
हमें सबसे बड़ा इशू यह है कि लाहौर और जो जिन इलाकों की आप बात करते हैं, लाहौर, गुजरांवाला में पीपल्स पार्टी के कितने मुंतखब नुमाइंदे 2002 में जीते थे और वो सब के सब कत्ल कैसे हो गए? जी राणा पिंडी साहब, में जो लोग इलेक्शन ये तो लड़ते हैं वो आपने कत्ल बता कैसे दिया हो कि जाते हैं? आज भी पीपल्स पार्टी और बड़ी किसी जमात है, भी लेकिन आदमी वो को पता नहीं सजा किसी क्यों नहीं मसलत की होती? वजह से होगी है। ये मुझे बताएं कि जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, जो इस वक्त पीपल्स पार्टी को हौली सौली इसको सरबराह कह सकते हैं हम, इन पर 30 साल से करप्शन के मुकदमात बन रहे हैं। एक तासर है कि जरदारी साहब, मीडिया की जो लोगों की बातें होती हैं, करप्शन बहुत ज़्यादा करप्ट है पीपल्स पार्टी की आदत, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जरदारी साहब ने कोई करप्शन की है? सर ये मैं तो साबिक जज हूं, मैंने 20 साल जज रहा हूं, जी सर। तो आप भी कानून जानते हैं। मैं आपको एक वाकया सुना देता हूं। जी फरमाइए। आसिफ अली जरदारी पर इल्जाम लगाया गया कि उनके एक एमपी गुलाम हुसैन अन्नर ने बर्तानिया से आने वाले एक शख्स मुर्तजा बुखारी की टांग पर बम बांधा। ये 1990 का वाकया, 90 या 91 का। और उसे एटीएम पर ले गए और उन्होंने 5 लाख पाउंड उसके अकाउंट से एटीएम से निकलवा लिए। ये मुकदमा 12 साल चला। 12 साल के बाद जब हालात तब्दील हुए तो जज साहब ने दरखास्त पर गौर किया कि पाकिस्तान में वो कौन सी एटीएम है जिसमें 5 लाख पाउंड निकल सकते हैं। अच्छा, दूसरा मुकदमा सुन लीजिए जी फरमाइए। कि एक ट्रैक्टर 4.5 लाख रुपए का रशियन बाइलारस पाकिस्तान में बिक रहा था। बेनजीर भुट्टो वजीर आजम बनती हैं और वो उस वक्त, देखिए आज ये लोग कहते हैं, आज इमरान खान कहता है, आज नवाज शरीफ कहता है, आज हमारे रियासती इदारे कहते हैं कि हम रशियन स्टेट्स के साथ बिजनेस करें। उस वक्त शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने इनिशिएटिव लिया और 40,000 ट्रैक्टर रशिया से खरीदे, जिनकी पाकिस्तान पहुंच पर कॉस्ट 1.5 लाख रुपए थी। टैक्स मुआफ करके 1.5 लाख रुपए में 40,000 ट्रैक्टर तकसीम किए गए, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी और ज़री सेक्टर को बेपनाह फायदा पहुंचा। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जिस दिन उनकी हुकूमत खत्म हुई, मार्केट में वही ट्रैक्टर 6.5 लाख रुपए का बिक रहा था। 4.5 राणा साहब, वो तो मार्केट में आप देखें ना, ये तो चेंज होता रहता है। एक वक्त होता है कि 1.5 लाख की भी बड़ी वैल्यू थी, तो ये वक्त चेंज होता रहता है। आज के रुपए की भी वैल्यू देखी जाती है, कास्ट भी देखी जाती है, ये तो इन्फ्लेशन होता है। आप मेरे सवाल को सुन लीजिए कि जो लोग पहले मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से पहले 4.5 लाख रुपए का बेच रहे थे और इंपोर्ट कर रहे थे, वो कितना किकबैक या कमीशन ले रहे थे, किसी ने नहीं पूछा। और जब 6.5 लाख रुपए का बिकना शुरू हुआ बाद में, रुपए की और डॉलर की सेम वैल्यू के साथ, उन्होंने कितना किकबैक और कितना कमीशन लिया, ये किसी ने नहीं पूछा। और आसिफ अली जरदारी ने 12 साल मुकदमा झेला। ठीक है, ये सारे गलत मुकदमात थे राणा साहब, जो जितने भी बनाए गए अभी तक था, और ये इतने फनी। अच्छा, एक और मेरा बड़ा एक अहम सवाल है आपके लिए राणा साहब, आपके लिए बिलखुसूस। आज तक मीडिया का हमारे साथ सबसे बड़ा जुल्म ये रहा कि इन मुकदमात के फैक्ट्स क्या है। नहीं, हम तो आपको पूरा मौका दे रहे हैं। एक बड़ा अहम सवाल है जो स्पेशली मैं आपके लिए लेकर आया हूं राणा साहब, कि पीपल्स पार्टी पिछले 15 साल से बरसर इक़्तिदार है। अभी वफाक में भी ये हिस्सेदार थी हुकूमत की, और सिंध में तो बिलखुसूस हौली सौली यही इनके पास रहा है। कौन सा इनकलाब सिंध में बर्पा किया है पीपल्स पार्टी ने, जिसकी बुनियाद पर खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और पंजाब के अवाम पीपल्स पार्टी को वोट दें और बिलावल को वजीर आजम बनाएं? ये नुक्ता बताएं हमें। ये सर एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए, आखिरी एनएफसी अवार्ड कब आया था? अब फरमाइए, आपने फरमाना है कि ये इनकलाब 7वां एनएफसी अवार्ड आया था जी, और उस एनएफसी अवार्ड के मुताबिक आप फंड्स देते हैं और फिर सवाल करते हैं, ये दिलचस्प बात है। अब अगली बात, सिंध के अंदर WHO कहती है 60% जो वसाइल हैं नए एनएफसी जो पीपल्स पार्टी ने किया था, उसकी बुनियाद पर 60% जो आपका डिवाइजेबल पूल में जितना भी जमा होता है, एफपीआर जमा करता है, वो सूबों को जाता है। और इस नए एनएफसी जो आखिरी एनएफसी है, उसके बाद सूबों का जो शेयर था वो 100 टाइम बढ़ा है। और हुआ ये है कि अब फेडरल गवर्नमेंट का ये ख्याल है कि 18 अमेंडमेंट के बाद और एनएफसी के बाद वफाक जो है कंगाल हो गया है। नहीं, अब सवाल ये है कि मियां आपने वो मुतल्लिका काम बताने हैं जो किए हैं पीपल्स पार्टी ने, जिसकी बुनियाद पर लोग पीपल्स पार्टी को वोट दें। सर आप बता रहे हैं। मैं अभी बताता हूं सर, 2 चीजें हैं वहां पर सिंध के अंदर जो कुछ हो रहा है। जी फरमाइए। इस वक्त इनको समझने की कोशिश कीजिए। जी फरमाइए। पंजाब सिंध से 6000 मेगावाट बिजली चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है। हालांकि 18th अमेंडमेंट के अंदर ये लिखा गया था कि बिजली के जो रिसोर्सेज हैं वो सूबों की मलकियत होंगे और सूबे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को ओन करेंगे। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में 2 हाई पावर ट्रांसमिशन लाइन बिछाई गई। क्योंकि सिंध के अंदर बिजली की पैदावारी लागत आज 7 रुपए फी यूनिट है और पंजाब के अंदर 80 से लेकर 180 रुपए फी यूनिट है। अगर सिंध के अवाम को ये बिजली दी जाए, कराची शहर को बिजली दी जाए, हैदराबाद को बिजली दी जाए 7 रुपए फी यूनिट,
तो आपके पूरे मुल्क की इंडस्ट्री उधर शिफ्ट हो जाएगी और आने वाले वक्त में 18वीं तरमीम के अरेंजमेंट में ये होगा। बिजली के डिपार्टमेंट में पीपल्स पार्टी की कामयाबी बेमिसाल है। दूसरी सेहत की है। WHO कहता है कि इस वक्त पाकिस्तान का सूबा सिंध क्यूबा के बाद दुनिया में सबसे शानदार मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाला है। सिंध में ऐसी सर्जरी जिसकी पंजाब में कॉस्ट 1 करोड़ रुपए फी प्रोसीजर है, वो हजारों मरीजों को सालाना मुफ्त दी जा रही हैं। एजुकेशन के सेक्टर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। सिंध के मेडिकल कॉलेज की कॉस्ट या फीस पंजाब के मेडिकल कॉलेज की फीस के मुकाबले में 50% कम है। राना साहब, हम बहुत सारे और मौजूआत पर बात करना चाहते हैं और चूंकि दामने वक्त में गुंजाइश बहुत कम है, तो मैं यहाँ पर अपने दोनों ही मेहमानों का जो हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल रहे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। राना साहब आपका भी शुक्रिया और रियाज साहब आपका भी शुक्रिया। अभी हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे निगरान हुकूमत इस वक्त शदीद तनकीद का निशाना बनाई गई, और क्यों बनाई गई? क्योंकि तरक्याती फंड्स जारी किए जा रहे हैं 29 अरब रुपए, और ये क्या कहानी है जानेंगे अपने दोनों एनालिस्ट से। बढ़ते हैं एक ब्रेक की जाने। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम रेड जोन। वेलकम बैक। अब प्रोग्राम में बात करेंगे तरक्याती फंड्स के हवाले से, और सनाउल्लाह खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने ही ये स्टोरी ब्रेक की थी और अब बात करेंगे ये मामला क्या है और आगे चलेंगे जब, तो हमारे साथ अहमद बिलाल महबूब साहब भी कॉल पर मौजूद होंगे, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले बढ़ते हैं सनाउल्लाह खान साहब की जानिब। सर, आपने ये स्टोरी ब्रेक की थी, क्या ये मैंडेट है निगरान हुकूमत का कि वो तरक्याती फंड्स जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ये मामला क्या है, कहाँ से शुरू होता है और अब फोकस किन हलकों पर रहेगा? देखिए, एक तो अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, लेकिन एक जो बजट होता है PSDP, उसमें एक हेड होता है जिसको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं, जो अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों के लिए पैसे रखे जाते हैं। माजी में इसमें कम पैसे होते थे, लेकिन जब PTI हुकूमत में आई तो इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ और 40 अरब 50 अरब, फिर ये भी हुआ कि गुज़श्ता साल 111 अरब रुपए अरकान पार्लियामेंट की स्कीमों के लिए जारी हुए। जो रवा साल का बजट था जो जून में पेश किया गया और 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट हुआ, उसमें 90 अरब रुपए रखे गए इस मद में। और PDM की जो हुकूमत थी, क्योंकि 1 जुलाई को शुरू हुआ, 9 अगस्त को इनकी हुकूमत ख़त्म हो गई, 39 दिन में 61 अरब रुपए उन्होंने अरकान पार्लियामेंट की स्कीमों के लिए जारी किए। और वो एक कमेटी जारी करती थी, क्योंकि पार्लियामेंट ख़त्म हो गई 9 अगस्त को, वो कमेटी भी ख़त्म हो गई। अब निगरान हुकूमत का ये मैंडेट नहीं है, वो डे टू अफेयर करते हैं या इलेक्शन एक्ट में कुछ तरमीम आई है उसके तहत। अब इन्होंने एक नोटिफिकेशन प्राइम मिनिस्टर की मंजूरी से जारी किया है और एक कमेटी बना दी गई है, स्टीयरिंग कमेटी जिसको कहते हैं, और इसके सरबराह शाहिद अशरफ तारण हैं जो मिनिस्टर कम्युनिकेशन है। इसके अलावा 3 और वज़ीर हैं, कुछ सेनेटर भी शामिल किए गए हैं इसमें मुख्तलिफ जमातों के। और ये कमेटी बना दी गई है, जो 29 अरब रुपए मज़ीद बचते हैं वो अरकान पार्लियामेंट की स्कीमों के लिए जारी होंगे। तो अब ये इससे ऐसे लगता है कि आया कि निगरान हुकूमत को ये इख्तियार है और इलेक्शन पर ये किस तरह असरअंदाज होंगे, और इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस लेगा, और ये क्योंकि स्टीयरिंग कमेटी फ़ैसला करेगी कि ये पैसे किन किन हलकों के लिए जारी होने हैं। लेकिन जब इंतखाबात में 3 माह रह चुके हैं तकरीबन और निगरान सेटअप है, तो निगरान हुकूमत मेरे ख्याल में कॉन्स्टिट्यूशन में या इलेक्शन एक्ट में ये कहीं गुंजाइश नहीं है कि निगरान हुकूमत तरक्याती बजट अरकान पार्लियामेंट के नामों पे जारी करे और उन हलकों में जारी करे जहाँ पर इंतखाबात होने हैं। ठीक है जी। इस वक्त हमारे साथ कॉल पर मौजूद हैं अहमद बिलाल महबूब साहब, सरबराह है पेल डॉट के। सर, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और हम बात कर रहे हैं तरक्याती फंड्स के हवाले से। ये सनाउल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने स्टोरी भी ब्रेक की थी और यही आपसे क्वेश्चन भी कुछ करना चाहते हैं। जी सर। बहुत शुक्रिया अहमद भाई। ये एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई है हुकूमत ने, 24 रुकनी, जिसमें कुछ सेनेटर भी हैं और 4 वज़रा हैं निगरान। और इनका काम स्टीयरिंग कमेटी बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हवाले से जो बजट था 90 अरब का, जिसमें से 61 अरब PDM 40 दिन में जारी कर गई थी, अब ये 29 अरब रुपए जारी करेगी अरकान पार्लियामेंट की जो स्कीमें जो वो जमा करा चुके थे माजी में उनके लिए भी। तो आप क्या समझते हैं, निगरान हुकूमत का ये मैंडेट है, ये कर सकती है और इससे इलेक्शन पर क्या असरात हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं तो असूली तौर पे इस बात के खिलाफ हूँ कि MNAs या सेनेटर्स को डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को फंड करें, यानी वो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स उनको दिए जाएं और उनकी मर्जी के मुताबिक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हों। इसका एक अलग से मशीनरी मौजूद है, सूबाई भी
प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का महकमा है और मरकज में प्लानिंग कमीशन है, उनको ये काम करना चाहिए बगैर किसी सियासी एफिलिएशन को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन केयर टेकर गवर्नमेंट के मामले में तो ये और भी इम्पोर्टेंट है कि वो इस किस्म के कामों में ना उलझे। ये उनका बिल्कुल काम नहीं है, उनका काम सिर्फ रूटीन के काम करना है। ये नए इनिशिएटिव्स लेना या पुराने इनिशिएटिव्स के अंदर एक नया इनिशिएटिव निकाल लेना, ये मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है, मैं इसके हक में नहीं। ठीक है बिलाल साहब, क्या ये प्री पोल रैगिंग के जुमरे में आएगा? ये हो सकता है, मुझे नहीं पता कि वो कैसे तकसीम करेंगे, लेकिन इस बात का तो वाज़ेह इम्कान मौजूद है क्योंकि वो जो सेनेटर्स हैं वो यकीनन किसी पार्टी के ही होंगे ना। वहाँ पे तो इंडिपेंडेंट सेनेटर्स तो बहुत कम है, तो जाहिर है जिन पार्टियों के होंगे उस पार्टी के सेनेटर्स को फायदा पहुंच जाएगा। और फिर ये भी मुझे मालूम नहीं है कि ये तकसीम इसकी मुनसिफाना होगी या नहीं होगी। कुछ पार्टियों को दिया जाएगा, कुछ को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि माजी में भी जो हुकूमत रहती है वो अपने मुखालफिन को तो ये फंड नहीं देती जी। तो इससे प्री पोल रिगिंग के जुमरे में ये आ सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अहमद बिलाल महबूब साहब मौजूद थे। आखिर में ख्वाजा साहब आपका पॉइंट लेना चाहूंगी, बता दीजिए कि मुनसिफाना तकसीम एक बहुत बड़ा सवालिया निशान रहेगा। अभी तो मंजूरी हुई ना, जब तकसीम होगी तो पता चलेगा ना। ये सनाला साहब दो बातें कर रहे हैं जी। एक तो कह रहे हैं मंजूरी हो गई है, ये अरकान असम्बली के फंड्स हैं। ठीक है। मेरा मानना यह है कि अगर ये किसी जगह कुछ स्कीमें मंजूर हो चुकी थी, उनके फंड्स हैं, वो हल्का है या तो जाने अरकान असम्बली के अकाउंट्स में, ये तो जुल्म ही हुआ ना, सीधा सीधा ही। ये तो उसको हम धांधली कहते हैं। ये नहीं है, इशू ये है कि अब इलेक्शन होने हैं। मैं कहता हूँ कि किसी जगह का कोई मंसूबा पड़ा हुआ है, 4 माह से हुकूमत को हो गए हैं, इन्होंने करनी, निगरानों ने हुकूमत करनी है। अगर कोई किसी हल्के का जायज काम मौजूद है तो उनको दें भी। अगर इसका मतलब है तरक्याती काम रोक दें। ख्वाजा साहब वो सियासी मकासद के लिए, अगर सियासी मकासद के लिए यूज होते हैं, रुकने से कुछ नहीं हो सकता। किसी को फायदा पहुंचाने की कोशिश होती है, ख्वाजा साहब मकसद ही अगर उनके अकाउंट्स में पैसे जाते हैं, ये अगर कोई मंसूबा मंजूरी हो चुकी है उसकी, अगर वो इन वजह से इस वजह से उसको होना चाहिए, काम नहीं रुकने चाहिए। ख्वाजा साहब इस मुल्क में मंसूबे की प्लेट लगा के लोग वोट लेते हैं, ये तो आप डेवलपमेंट फंड देने जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि अगर कोई मंसूबा एक स्पेसिफिक ना हो, अगर किसी का मंसूबा मंजूर हो चुका है, होना ही नहीं चाहिए, अलाउड ही नहीं है। ये आपकी राय है ना हजरत, तो मेरी भी एक राय है, अलाउड ही नहीं है। मैं कहता हूं वो अगर नहीं होगा तो इसको कोर्ट रोक देगी ना। कौन सा रोक रही है कोर्ट? कौन सा इलेक्शन कमीशन ने रोका है? बाकी अगर देखें, मेरी बात सुने, अगर किसी खास पार्टी को दिए जाते हैं, दे, अभी तो फंड जारी नहीं हुए ना, पार्टी का नहीं है, तो हल्कों में जाने हैं जहां पे हल्कों इलेक्शन होने हैं। मैं कहता हूं पूरा पाकिस्तान किसी ना किसी का डिमांड करेगा, मेरी गली बना दे, मुझे पानी दे दे, मुझे वो तो गलत है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मंसूबे मंजूर हो चुके हैं, उनके फंड्स के इजरा का मसला है, 3 महीने इंतजार कर लें। कोई इंतजार नहीं करना चाहिए। इन्फ्लेशन इतनी बढ़ रही है, अगर कोई मंसूबा मंजूर हो चुका है उसको फंड जारी होने चाहिए, वो काम होने चाहिए। ये हो कि सनाउल्लाह साहब को छोड़ना है, ख्वाजा मतीन को अकोमोडेट करना है, अरीज को छोड़ना है, ये ना हो। जिन उम्मीदवारों ने इलेक्शन लड़ने हैं उनके नाम पे जारी होंगे पूरा नहीं, अगर वो होंगे तो सीधा सीधा जुल्म है। ये तो प्री पोल रगिंग सीधी सीधी, ये आपसे कहलवाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर मंसूबे मंजूर हो चुके हैं किसी भी हल्के, कोई पूरा पाकिस्तान किसी न किसी हल्के में आता है ना, वो अगर हो चुके हैं, उनको फंड जारी और काम जारी और सारी रहने चाहिए। किसी वजह से तरक्याती काम, स्कूल की बिल्डिंग पे तो हो रहे हैं ना, गली, किसी वजह से 3 महीने की वजह से इंतजार नहीं करना चाहिए, वो काम होने चाहिए अगर वो शफाफियत के साथ होते हैं। मेरी राय ये। ठीक है जी, आपकी राय हम सबने सुनी और यकीनी तौर के ऊपर आपने भी सुनी होगी। हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे जरूर मुलाकात होगी, बहुत सारे नए तज्जिए, बहुत सारे नए मौज़ूआत और बहुत सारे नए तबसरों के साथ। लेकिन तब तक हम सबको दीजिए इजाजत। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।